This is our first Zoom meeting, right? So ये मीटिंग हमारी जो हो रही है वो हो रही है बेसिकली कि जो रिसेंट मिडिल ईस्ट में क्राइसिस चल रहा है इन टर्म्स ऑफ वॉर, कि एक तरफ है यूएस, इसराइल, और दूसरी तरफ है ईरान. अब these three nations are fighting and this fight has been affecting not only this region बल्कि जो दूसरे सारे दूसरे कंट्री हैं, पूरी दुनिया में इसका इफेक्ट आ रहा है. अब इस सिलसिले में हमारे साथ हैं सरमद आफ्ताब लाशारी साहब, के देखें उनका एनालिसिस क्या है. इस सारे नहीं, जो है वो अकेला मैं एनालिसिस नहीं दूंगा, आप भी एनालिसिस वो देंगे, आपसे भी सीखेंगे। मेरा कोई, आई एम नॉट द अथॉरिटी, आई एम जस्ट कीन ऑब्जर्वर ऑफ द न्यूज एंड करंट अफेयर्स। ठीक. इसके साथ साथ हमारे साथ डॉक्टर इरफान ने ज्वाइन करना था लेकिन अनफॉर्चुनेटली ज्वाइन, आई डोंट नो व्हाई, बट वो किसी वजह से शायद ज्वाइन. सो सरमद, हाउ डू यू सी दिस इंटायर सिनारियो? पहले अपना फीडबैक देते हैं थोड़ा. यार, बड़ी अनसर्टेन टाइम्स हैं देयर। फर्स्ट ऑफ ऑल, द हिस्टोरिकल, आई वांट टू गिव द हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। इट इज अ पार्ट ऑफ द ग्रेट गेम ऑफ अमेरिका फॉरेन पॉलिसी। पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि इसराइल के इंटरेस्ट और अमेरिका के इंटरेस्ट अलाइन हैं, और कितने अलाइन हैं। और इसराइल लॉबी जो है कितना इन्फ्लुएंस करती है अमेरिकन पॉलिटिशियंस को, और अमेरिका के नेशनल डिस्कोर्स को कितना कंट्रोल करती है, फाइनेंस करती है इसराइली लॉबी। और हो सकता है कि बहुत सारे अमेरिकन इसराइली पॉलिसी से इख्तलाफ करते हों। उनकी ब्रुटैलिटी, जो इसराइली एग्रेशन है फलस्तीन के ऊपर, बहुत सारे प्रोटेस्ट अमेरिका में भी हुए थे, सिविल सोसाइटी से इख्तलाफ करती है। लेकिन जो हार्ड कोर इस्टेब्लिशमेंट है अमेरिका की, वो इसराइल को बड़ा इम्पोर्टेंट वेटेज देती है, और उसमें उसको अहमियत देती है बहुत ज्यादा। तो ये जब हम स्टूडेंट थे जब इस कराची में 2011-12 में, तो ये हमारे जमाने में ये एक डिस्कोर्स था कि पहले अफगानिस्तान पर हमला होगा, फिर इराक को डिस्टेबलाइज किया जाएगा, फिर सीरिया को, लेबनान को डिस्टेबलाइज किया जाएगा, और फिर जो है ईरान और फिर पाकिस्तान की बारी आएगी। एंड वी इट वाज अ वेरी वायरल क्लिप, मुझे उसका नाम याद नहीं है, जो ये स्ट्रेटजिस्ट बताता था कि ये हमारी पॉलिसी का हिस्सा है, और इस तरह से हम इसको चेक करना चाह रहे हैं। मुस्लिम बेल्ट को बेसिकली दे वांट टू बिल्डोज इट। अब ईरान का केस ये है कि ईरान के ऊपर 47 ईयर्स के साथ सैंक्शंस भी हैं, और इकोनॉमिक उसको इतनी प्रेफरेंस नहीं दी गई। ग्लोबलाइजेशन के वर्ल्ड में हर मुल्क के पास अपना इख्तियार होता है कि वो तिजारत कर सके, और अपनी मार्केटिंग कर सके, अपनी इन्वेस्टमेंट कर सके। लेकिन ईरान को आइसोलेट किया गया है, बहुत ज्यादा ट्रमेंडस प्रेशर सस्टेन किया है 47 ईयर्स तक ईरान ने। और उसके बाद से फिर ये इल्जाम कि आप न्यूक्लियर बम बना रहे हैं। जो अली खामेनाई थे, जो सुप्रीम लीडर जो शहीद कर दिए गए, उनका ये फतवा था कि हम एटम बम नहीं बनाना चाहते, हम जो भी यूरेनियम एनरिचमेंट है वो सिविलियन पर्पसेस के लिए करेंगे। और उसके बाद से फिर उनकी लीडरशिप को असैसिनेट करना, फिर उनके मुल्क में प्रोटेस्ट इंजीनियर कराना, और उसके बाद स्ट्राइक्स करना, और वो तब करना जब नेगोशिएशंस चल रहे थे। नेगोशिएशंस के बीच में बल्कि ट्वाइस, 2 बार नेगोशिएशंस चल रहे थे, और 2 बार जो है अमेरिका ने, ट्रम्प ने उनके ऊपर हमला किया, फिर इसराइल ने स्ट्राइक्स किए। फिर उसके बाद ये इसराइल ने लेबनान के ऊपर अभी जो है स्ट्राइक्स किए, 1500 लोग डिस्प्लेस हुए, 10 लाख, 1 मिलियन लोग डिस्प्लेस लीबिया में हुए हैं। तो 25 दिन, 26 दिन हो गए इस पूरे सिचुएशन को। और इस सारे कॉन्टेक्स्ट में ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हर्मुज 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 जो है उसको बंद कर दिया है, जिसके नतीजे में एक ग्लोबल रिसेशन, वी आर एंटिसिपेटिंग अ ग्लोबल रिसेशन। 101, $102 पर बैरल पे डॉलर चल चल गया है पेट्रोल ऑयल प्राइसेस। और अमेरिका ने पहले हफ्ते, ईरान ने पहले हफ्ते में धमकी दी थी कि आप $250 पर बैरल के लिए तैयार रहें, और ये तो कुछ भी नहीं है। जब अमेरिका ने, पेंटागन ने $200 बिलियन के लिए फाइनेंस मांगी थी अमेरिका से कि हमें पैसे चाहिए जंग लड़ने के लिए, तो इसमें जो फाइनेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर हैं अरगाची, उन्होंने कहा था ये तो बहुत सरफेस का, बहुत सतही लेवल पे पैसा है, आपको बहुत ज्यादा पैसे चाहिए जंग लड़ने के लिए।
और उसके बाद फिर इनका F-35 जहाज जो है वो भी गिरा दिया गया। और जिस तरह से ड्रोन टेक्नोलॉजी और मिसाइल टेक्नोलॉजी एक्यूरेसी के साथ इस्तेमाल किए ईरान ने, ऑफ कोर्स विद द हेल्प ऑफ रशिया एंड चाइना, उस एक्यूरेसी के साथ। So the whole warfare has changed. The entire dynamics have changed, and Iran has posed itself as a threat, as a tangible threat. भले ट्रम्प साहब कितने भी क्लेम कर लें कि उनकी नेवी खत्म कर दी गई है, उनकी एयरफोर्स खत्म कर दी गई है, उनकी टॉप टायर लीडरशिप को असासिनेट कर दिया गया है, लेकिन ईरान इज स्टिल रेजिस्टिंग, ईरान इज स्टिल अटैकिंग। और जितना ये प्रोलॉन्ग हो जाएगा कन्फ्लिक्ट, इसके नतीजे में कल फाइनेंशियल टाइम्स की भी स्टोरी आई है कि पाकिस्तान ने जो है वो शुरुआत की है मीडिएशन की, पाकिस्तान, तुर्की और इजिप्ट ने। और जिसके नतीजे में वाइस प्रेसिडेंट जो है ये अमेरिका के वो आएंगे और पाकिस्तान और ईरान नेगोशिएट करेंगे, मीडिएट करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि ये तो बहुत दूर की बात है, नेगोशिएशंस बहुत डिफिकल्ट होने वाले हैं क्योंकि स्टेक होल्डर्स बहुत ज्यादा हैं। इसमें हिजबुल्लाह इन्वॉल्व है, इसमें लेबनान इन्वॉल्व है, इसमें ईरान ईरान की लीडरशिप इन्वॉल्व है। ईरान की डिमांड्स होगी, अमेरिकन थिंकिंग होगी, इजरायली थिंकिंग होगी, गल्फ स्टेट्स का जो नुकसान हुआ है वो उनकी ग्रीवेंसेस होंगे। So these are not going to be the easy dialogue. They are going to be difficult. So it is. We are looking at a prolonged escalation and prolonged war, and which has economic repercussions for Pakistan, for India, for South Asian countries, for European countries. It's going to be a disaster. This year, 2026, is going to be a difficult year economically, globally, मेरे ख्याल में। अच्छा, इसमें मैं आपको आपकी बात से कुछ ऐड करता चलूं कि अमेरिका की ये जो जंग है, ये अमेरिका की टू मेंटेन इट्स पावर, अमेरिका अपना पावर मेंटेन करना चाह रहा है। और उसके साथ साथ जो इसराइल है वो इस रीजन का पुलिसमैन बनना चाहता है। वो इस रीजन को जो है वो उस पर डोमिनेट करना चाह रहा है, पर्टिकुलरली वो गोल्फ कंट्रीज को। और अगर ईरान का अगर हम स्टैंड देखें इसमें, तो ईरान इज फाइटिंग द वार ऑफ सर्वाइवल। ईरान अपनी बका की जंग लड़ रहा है, फेंक दिए तो फिर ईरान, शायद ईरान ना रहे, शायद उसके हालात बहुत खराब हो जाएं। इराक से आप उसको कंपेयर करें या पाकिस्तान से, कि वहां पर जो गवर्नमेंट आए वो एक फॉरेन बैक गवर्नमेंट हो, अमेरिकन बैक गवर्नमेंट हो, जो कि लोकल इंटरेस्ट को परसू ना कर सके। तो ये तीन पर्सपेक्टिव हैं। अब पूरी दुनिया में लाजमी ये, या तो ये तीन पर्सपेक्टिव चलेंगे इंडिविजुअल्स के, या जो है वो पूरी दुनिया में लोगों के अपने अपने परसेप्शन भी होंगे। मेरा ये मानना है कि ये जो है वो गेम है सारी। अब इसको पाकिस्तान की नजर में हमने जरूर देखना है, दिस इज माय व्यू, कि पाकिस्तान को वो ये जंग किस तरीके से अफेक्ट कर रही है। इस वक्त की जो मेरी ओपिनियन है कि इस वक्त की जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है वो कंपैरेटिवली बेहतर है जो पास्ट में हमने बोंगियां मारी। इस वक्त पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से आप देखेंगे, ईरान के साथ वो अपने रिलेशंस को स्ट्रेंथन करने के चक्कर में पाकिस्तान चाह रहा है कि ईरान के साथ उसके रिलेशन अच्छे बेहतर हों, और सऊदी अरबिया के साथ और अरब स्टेट्स के साथ पाकिस्तान की रिलेशन बेहतर हो, ताकि पाकिस्तान जो है वो अपने इंटरेस्ट में कुछ फैसले कर सके। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान का जो रिसेंट जो क्लैश हुआ था, इंडिया के साथ थ्रेट हुआ था। अब इंडिया का थ्रेट पाकिस्तान के लिए खत्म नहीं हुआ, वो हमेशा रहेगा। इस वक्त की जो सिचुएशन हमें समझ में आ रही है, तो इसलिए पाकिस्तान ये चाह रहा है कि मैं जो है वो इस रीजन में अगर ईरान अगर अफेक्ट होता है तो उसका पाकिस्तान को भी नुकसान हो सकता है। ये ईरान पाकिस्तान का, ये दोनों अच्छे दोस्त हैं। और उधर से सऊदी अरब भी पाकिस्तान को काफी सपोर्ट करता रहा है, ईरान भी पाकिस्तान के साथ काफी एक्सचेंज रहा है। तो पाकिस्तान की यही कोशिश होगी कि किसी ना किसी तरीके से अरब स्टेट्स के साथ भी मेरे ताल्लुकात बेहतर हो जाएं, ईरान के साथ भी बेहतर हो जाएं, और ये जंग जो है वो उसका खात्मा हो जाए, और रीजन में जो है वो पीस प्रिवेल हो। और पाकिस्तान उसी चीज को पसंद है। पास्ट में ये होता है था, पाकिस्तान जंग में कूद पड़ता था। अब जो कोल्ड वॉर था, कोल्ड वॉर में हमने देखा कि पाकिस्तान ने जो है वो 80s की जो कहानी थी वो अफगानिस्तान वाली सारी हमें पता है। तो कंपैरेटिवली पाकिस्तान इस वक्त बेहतर जो है वो टेबल पर है, और वो दिस इज माय ओपिनियन, थोड़ा बेहतर कर रहा है। और उसके बरक्स हम देखेंगे इंडिया अपनी पोजीशन लूज कर, इंडिया ने जो कहा कि दिस जी जी, इज कंटिन्यू करें इसराइल आप। फादरलैंड, कहा था ना वो इसराइल इज अ फादरलैंड। तो वहां पर काफी पॉलिटिशियंस ने इसको क्रिटिसाइज किया, पर्टिकुलरली क्रिटिसाइज।
क्योंकि देखिए यही है, हम इंटरनेशनल रिलेशंस में वी डू नॉट सी पर्सनल इमोशंस, वी हैव टू सी द इंटरेस्ट ऑफ आवर नेशन। पाकिस्तान को अपनी नेशन ये देखनी है, बुनियादी ये बोलते हैं ना। बुनियादी तौर पे बुनियादी तौर पे जो मसला है ना, जब आप किसी किसी मुल्क के ऊपर जंग मुसल्लत करते हैं तो आप ये डिफाइन करते हैं कि आपका वॉर ऑब्जेक्टिव है क्या। द ऑब्जेक्टिव जो डिसाइड किया था ट्रम्प साहब ने असैसिनेशन ऑफ खोमेनी के बाद, कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ ईरान वाज टू regime change in Iran. They want to topple the government. और उसके लिए उन्होंने रजा शाह पहलवी के बेटे को भी तैयार करके रखा था, शाह of ईरान के बेटे को, कि आप आएंगे। उन्होंने तकरीर करना शुरू कर दी थी और प्रोटेस्ट वगैरह करना शुरू कर दिए थे। और ट्रम्प साहब डेडलाइंस दे रहे थे कि आई एम गोइंग टू अटैक इट और इट्स अ मैटर ऑफ आवर्स, बात मान लो मेरी वरना आई एम कमिंग। So the objective was a regime change, and America, being a superpower, as the sole superpower of this planet, could not topple the government in last 25-26 days. So अभी द कंट्रोल, द नैरेटिव कंट्रोल जो है वो ईरान के पास है। आपके लिए नैरेटिव बिल्ड करना ओके, बड़ा जरूरी होता है। डोंट यू थिंक कि जो ईरान ने जो इनके सुप्रीम लीडर को अ, उनका असैसिनेशन की, ये सॉरी अमेरिका ने जो की ईरान के सुप्रीम लीडर की असैसिनेशन, ये अमेरिका ने अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारी। क्योंकि उनके जो सुप्रीम लीडर थे, वो मकबूल तो थे, लाजमी है पूरी ईरान में, बट देयर वर सम डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस इन विद इन ईरान। अब वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी शायद नहीं रहे, क्योंकि वो ईरान की जो जो सर्वाइवल की जंग बन चुकी है, और एवरीबडी इन ईरान आई थिंक दे आर सपोर्टिंग कि भाई हमें जो है वो हमारे साथ बुरा हुआ। तो ये अमेरिका के अगर फेवर में कुछ सेंटीमेंट जाता पहले, तो अब तो वो भी दिखाई नहीं दे रहा। तो ये यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि सेंटिमेंट जो नैरेटिव बिल्डिंग है बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर अगर पहले ये आपके सामने राय मौजूद थी कि ईरान इज अ रिग्रेसिव ब्रूटल गवर्नमेंट जो कि ह्यूमन राइट्स को अलाउ नहीं करती, जो लिबरल्स के खिलाफ क्रैक डाउन करती है या मॉरल पुलिसिंग करती है, लेकिन सुप्रीम लीडर की शहादत के बाद एक सिंपैथी मिल गई और अवाम यूनिफाइड हो गई। लेकिन अगर ये इकोनॉमिक प्रेशर बरकरार रहा, स्टेट ऑफ फार्मस अगर बंद रहा लेट्स से 2-3 वीक्स के बाद, और डिस्टेबलाइजेशन होती है ग्लोबली, तो ये सेंटिमेंट ईरान के खिलाफ भी हो सकता है। अवाम का रद्द अमल, जो ग्लोबल रद्द अमल, जो ऑडियंस है जो सफर कर रही है, जो सफर कर सकती है पोटेंशियली बिकॉज ऑफ दिस डिसीजन टू स्टॉपेज ऑफ ब्लॉकेज ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो जब ये सेंटिमेंट तब्दील हो जाएगा तो फिर हो सकता है कि ईरान विल लूज द ग्रिप ऑन द नैरेटिव। तो ये इंपॉर्टेंट होता है बड़ा, कि आपका पब्लिक परसेप्शन में यू शुड बी सीन एज एज अ विक्टिम, नॉट एज द एग्रेसर। अभी तक तो ईरान ने ये सब जो देखे ना, उनका जो ट्वीट पे जो करस्पॉन्डिंग चल रही है, कि वो कैटेगोरिकली कह रहा है कि अगर आप हमारे एनर्जी सेक्टर पे हमला करेंगे तो हम आपके एनर्जी सेक्टर पर हमला करेंगे, अगर आप हमारे सिविलियन पे हमला करेंगे तो हम आपके सिविलियन पे हमला करेंगे। दे हैव फॉलोड अ सेट ऑफ अ प्लान। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता अगर एस्केलेट कर जाता ये 2-3 हफ्तों तक, या ये पूरा अप्रैल मई मई महीने में अगर ये चला जाता है, तो एक ग्लोबल प्रेशर आएगा। और ग्लोबल मसला ये है कि नेगोशिएशंस आर नॉट गोइंग टू बी इजी। कंसेंसस बिल्ड करना बड़ा मुश्किल काम होता है। कंसेंसस, हम आज तक इसराइल को इस बात पे मुत्तफिक नहीं करा सके कि आप गाजा में सीज फायर करें। गाजा को 1.5-2 साल होने को है। पूरी दुनिया यूनिलेटरली यूनिलेटरली सर इसराइल को कन्विंस नहीं कर सकी कि गाजा में आप सीज फायर कर दें। तो अब तो बहुत ज्यादा स्टेक होल्डर बहुत ज्यादा है, नेगोशिएशंस आर गोइंग टू बी कॉम्प्लेक्स, और एवरीबॉडी विल कम विद अ सेट ऑफ अ पैकेज। हर कोई किसी अपनी सेट ऑफ डिमांड्स लेकर आएगा और नेगोशिएशंस होंगी। और वो उसके लिए कंड्यूसिव हालात भी तो चाहिए। इतनी वॉलेटिलिटी है ग्लोबल मार्केट में, इतनी स्टॉक एक्सचेंज क्रैश हो रहे हैं आपके आपके जो इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, गवर्नमेंट्स के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है। पाकिस्तान के ऊपर आते हैं कि हाउ इट विल अफेक्ट पाकिस्तान इकोनॉमिकली। हमारा मसला ये है कि 15 to 20% जो हमारी शिया पॉपुलेशन है, हमारे तकरीबन 1.5 2 2.5 करोड़ लोग, हमारे जो शिया दो भाई हैं हमारे पाकिस्तानी हैं, और उनकी एक अकीदतमंदी है ईरान के साथ। तो they feel very violated, and we cannot tell them कि if you don't like Iran then go to Iran. We cannot tell them that.
इंसानों की आइडेंटिटीज मल्टीपल आइडेंटिटीज होती हैं। पाकिस्तान इज नॉट अ लीनियर आइडेंटिटी, देयर आर बहुत सारे रिलीजियस सेंटिमेंट्स होते हैं। कुछ जमाने में हम ऑटोमन एम्पायर को भी अप्रिशिएट करते थे, हम सऊदी अरबिया के मक्का मदीना को भी अप्रिशिएट करते हैं, इस तरह से इराक और सीरिया और अब हम मस्जिद अक्सा को भी अप्रिशिएट करते हैं। हमारी टेंडेंसीज हैं हर किसी की अपनी। तो मेरा ख्याल ये है कि अच्छा इसके बारे में इसमें सोचना चाहिए। अच्छा इसमें ये है कि देर आर सम सेगमेंट्स विच आई हैव नोटिस्ड कि भाई वो कहते हैं कि भाई ईरान के जो लॉज हैं वो प्रोग्रेसिव नहीं। तो अगर 2 मिनट के लिए मान भी लिया जाए कि ईरान के लॉज कुछ ऐसे हैं जो कि शायद प्रोग्रेसिव नहीं है, और कंपैरेटिवली पाकिस्तान में कुछ लॉज हैं जो कि कुछ बेहतर हैं इन टर्म्स ऑफ औरत के हिसाब से, यहाँ पर औरत को थोड़ा सा फ्रीडम है, ईरान में कंपैरेटिवली कम। तो क्योंकि लॉज प्रोग्रेसिव नहीं है तो ये जस्टिफाई तो नहीं होता फिर कि आप जो है वो लॉज भाई अगर आप प्रोग्रेसिव। हम ये बात कर रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन किस मुंह के साथ आप बात कर रहे हैं लॉज की? अमेरिका, हु इज अमेरिका टू टॉक अबाउट morality and ethics and constitution and legislation? They have no right to talk about constitution. They are the aggressors. और कि आपको किसने राइट, योर इंपीरियल पावर, हाउ हु हैज गिवन यू द राइट टू असैसिनेट अ सुप्रीम लीडर? हु हैज गिवन यू द राइट टू टॉपल द गवर्नमेंट? भले गवर्नमेंट कैसी भी है, वो कंसेंसस ईरानी ईरानी सोसाइटी विल डिसाइड ना भाई एग्जैक्टली। किसको रखना है किसको नहीं रखना। आप प्रोटेस्ट इंजीनियर करते हो, स्पॉन्सर्ड करते हो, सिविल इंटेलिजेंस उसमें दे हैव इनकॉर्पोरेट। राइट। राइट टू टॉपल द गवर्नमेंट तो आपके पास किसी के पास नहीं है। आपकी अपनी आपकी रियलिज्म आपका होगा, आपके प्रैक्टिकल कोई नीड्स होंगे, यू वांट टू मैन्यूवर द वर्ल्ड ऑर्डर, और उसके नतीजे में आप ये बात करते हो कि राइट्स ये है ये नहीं है सारा। तो ये चीजें, और ईरानियन सोसाइटी हैज देयर ओन एथिक्स, दे हैव देयर ओन ओरिएंटेशन। हो सकता है वो वेस्ट को समझ ना आए, हो सकता है ईरानियन, दे आर वेरी लिटरेट पीपल। पर्शियन सिविलाइजेशन एक पुरानी सिविलाइजेशन है, उनका अपना लिटरेचर है, उनकी सिविलाइजेशन है, उनका कल्चर है, उनका उनका अपना एक लाइफ स्टाइल है। आप अगर अगर वेस्टर्न सोसाइटी को वो समझ नहीं आता, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो गलत है। डाइवर्सिटी क्या होती है? सेकुलरिज्म का डाइवर्सिटी का ओपिनियन ये है कि यू हैव योर वैल्यूज एंड आई हैव माय वैल्यूज, यू लिव टू योर वैल्यूज एंड आई लिव टू माय वैल्यूज। Who has given you the right to sabotage and bulldoze and the entire civilization and bombard them and kill them? That ये तो बहुत बड़ी ब्रुटैलिटी है और इसका तो कंडेम करना चाहिए सबको। बिल्कुल। अच्छा इसमें अ, अब हासिल क्या होगा ईरान को अगर सपोज से सपोज अगर 5 दिनों में अगर मुज़ाकरात होते हैं तो आपको क्या लगता है कि ईरान के जो हैं डिमांड वो मानी जाएंगी? पांच अगर वो पांच मान जाएंगी। ट्रम्प साहब बहुत जल्दी में इन्होंने मेरीन्स वगैरह भेज दिए हैं, 4,500-5,000 मेरीन्स वगैरह भेज दिए हैं। लेकिन ये बात ये है कि ईरान ने कहा है, फॉरेन मिनिस्टर के अगर आप इंटरव्यू सुने अरगाची साहब के, वो ये कह रहे हैं कि वी वांट अ परमानेंट सेटलमेंट। Permanent settlement includes a guarantee from America, from Israel, that there will be no further attacks on our soil. बट इट विल And एनरेज इसराइल। no, why भाई? एक देखे ना, जब आप देखे ना, जंग किसलिए की जाती है? जंग इसलिए की जाती है कि हम परमानेंट पीस हासिल करें। जंग, रियलिज्म का जो स्कूल ऑफ थॉट ये है कि यू असर्ट योर सेल्फ बाय फोर्स सो दैट यू गेट एक्सेप्टेड। और वी दूसरा आर ये, थिंकिंग अबाउट। मैं ये कह रहा that's हूँ what ऑन Iran, रियलिज्म। that's what foreign minister is saying, that's what Irani foreign minister is saying। हमारी हमारी डिमांड ईरान ये में है कि हम अपने आप को असर्ट करें। और जाहिर सी बात है, इसराइल, ट्रम्प साहब को बात बुरी लगेगी, इसराइल को बड़ी बात बुरी लगेगी कि मेरी हेजमनी में ये कन्फ्रंट क्यों कर रहा है और मुझे मुझे मेरे ऊपर अटैक क्यों कर रहा है, क्वेश्चन क्यों कर रहा है। एक गैरतमंद कौम तो तो यही करती इसका है ना भाई। मतलब के ताल्लुकात थोड़े से जिन्हें होने वाले हैं, थोड़े से आप कह रहे हैं कि थोड़े से अप एंड डाउन आने वाले हैं इसराइल और अमेरिका के ताल्लुकात, इन दोनों के उसमें ताल्लुकात। उसमें ये है कि ट्रम्प ने अभी कहा है कि 5 दिन का टाइम मैं दूंगा, 5 दिन के टाइम के बाद देखूंगा। आसिम मुनीर साहब ने बात की है, पाकिस्तान इन्वॉल्व हुआ है, लेकिन अभी जो एक और आर्टिकल मैंने पढ़ा कहीं पर, टाइम्स ऑफ इसराइल में मेरे ख्याल में आर्टिकल आया था, जिसमें उन्होंने कहा था नेतन्याहू ने, अगर अमेरिका विथड्रॉ करता भी है पीसफुल या पीसफुल इंगेज करता है, आई विल कंटिन्यू द स्ट्राइक्स ऑन ईरान। और आज भी ईरान के ऊपर इसराइल ने अटैक किया है और ईरान ने भी रिटेलिएट किया है इसराइल के ऊपर एज वी स्पीक।
सो इसराइल हैज नॉट चेंज द पॉलिसी। अगर ट्रम्प साहब को थोड़ा सा सेकंड सेकंड थॉट आ जाता है कि आई शुड इंगेज पीसफुली, इसराइल इज स्टिल रिटेलिएटिंग, इट इज असर्टिंग एग्रेसिवली। बिल्कुल ठीक। अच्छा, इसमें हमारा जो कंट्री है, इसमें हम देखते हैं कि लोगों की इस पे राय है इस जंग के बारे में। whenever we open फेसबुक पेज, तो इफ यू कंक्लूड के 3 पोस्टों में से 2 पोस्ट तो इनकी होती है, या अगर आप कोई सोशल मीडिया साइट यूज करते हैं तो जंग के बारे में यहाँ जिक्र होता है, बल्कि वो जिक्र कर रहे हैं लोग जिनको शायद पॉलिटिक्स पे वो नॉर्मली जिक्र नहीं करते इतना, क्योंकि ये अफेक्ट हो रहा है ना सब। तो से सपोज हमारे पाकिस्तान में जो लोगों की ओपिनियन है कि भाई आप भी जो है वो जंग में कूद पड़ो, हालांकि एज फार एज माय ओपिनियन इज कंसर्न, और यू राइटली सेड दैट कि पाकिस्तान इज इन अ प्रिविलेज पोजीशन, एक अच्छी पोजीशन पे है, और वो नेगोशिएशंस, वो कह रहा है कि इस्लामाबाद will hold negotiation, and if this is happening, so it will be the great diplomatic achievement for the Pakistan, और पाकिस्तान इस रीजन में एक अच्छा जो है वो एक्टर बन के उभरेगा, बेटर एक्टर देन इंडिया। अब इस पॉलिटिकल सिचुएशंस को समझने के लिए हमें कुछ अच्छे जहन चाहिए, ना कि जो है वो एक फेसबुक के पब्लिक ओपिनियन सेटर चाहिए जो कि बस धड़ाधड़ मैसेज करते रहेंगे, भाई हम जंग में कूद पड़ो, हमला कर दो, मार दो। आई थिंक दिस इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान, राइट? मेरे ख्याल में वी स्टिल हैव टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ द शिया सेक्ट आइडियोलॉजी। देखे ना, वो इट इज एंटी इंपीरियल बाय इट्स नेचर, it is या anti oppression. They do not, they in symbolism and in language they do not accept the oppression, and they condemn the oppression. मतलब हजरत हुसैन का वाकया, जो करबला का वाकया, वो यही है कि जालिम को जालिम करार दे दिया गया और मासूम मासूम के साथ साथ देना चाहिए। और इस कॉन्टेक्स्ट में अमेरिका इज अग्रेसर, अमेरिका इज इंपीरियल हेजमोन। और क्योंकि लोग बड़े बड़े मोरलिस्टिक हो जाते हैं, और ये ऑडियंस के लिए, इसमें मैं फ्रॉम आपको, ऑडियंस फ्रॉम ऑडियंस मुझे पॉइंट ऑफ व्यू, बड़ा थंडर लगता है, बड़ा हीरो सेंस ऑफ हीरोइज्म लगता है ना, कि एक काउंटर, अकेला इस्लामिक मुल्क ईरान कन्फ्रंट कर रहा है अमेरिका को। इसको काउंटर क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर आप इसको रिलीजियस एंगल से देखेंगे फॉरेन पॉलिसी को, तो ईरान ने इसको इस तरीके से नहीं देखा। ईरान ने कहा है कि वी आर ओल्डर सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, 6000 ओल्ड सिविलाइजेशन, पर्शियन एम्पायर। उन्होंने ये जिक्र किया है, उन्होंने जो है वो, हाँ, मोटिवेशन के लिए उन्होंने जो है वो रिलीजियस वो किया है, क्योंकि वी हैव बिलीफ स्ट्रक्चर ऑल दैट, तो वी शुड अप्रिशिएट दैट आल्सो। बट लेकिन उन्होंने जंग के मैदान में जो है वो ये कहा है कि हम ओल्डर सिविलाइजेशन है, तो उन्होंने अपनी सिविलाइजेशन को भी, इस पर्शियन सिविलाइजेशन को भी इन किया है। उन्होंने कोई बहुत ही ज्यादा इस तरीके के कोई रिलीजियस रिलीजन को इस तरीके से इस्तेमाल शायद नहीं किया जो मेरी नजर में। तो माय व्यू एंड माय टेक ऑन इट इज दैट के ईरान इज ट्राइंग इट्स बेस्ट एंड इट इज द वॉर ऑफ सर्वाइवल फॉर द ईरान। लेकिन हमारे जो यहाँ पर लोग हैं, जो, इट इज नॉट अबाउट द सेक्टेरियन प्रॉब्लम, इट इज अबाउट, अगर आप फेसबुक देखें तो वी हैव, यू नो, हर सेक्ट के लोग जो उसमें मिलेंगे आप, या आप कोई भी सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट देखें, सब लोग यही मीन्स वो वहां पर वो एक ही मंजन मचा रहे हैं कि यू नो कूद पड़ो इस जंग में, और हमें भी कुछ दिखाओ कि क्या होता है क्या नहीं। बट नो बडी इज ट्राइंग टू सेक्रीफाइस दियर जॉब्स। लोग अपनी जॉब सेक्रीफाइस नहीं करने को तैयार है। पीपल वांट टू सेंड दियर किड्स इनटू स्कूल, दे वांट नहीं, हेल्थ केयर आपको सिस्टम। आपको जब ये ग्रेविटी का अंदाजा होगा ना, आपको जब ये सीरियसनेस का मसला पता चलेगा 4-5 महीने के बाद, जब आपकी गवर्नमेंट राशनिंग करेगी, फूड राशनिंग करेगी। बिकॉज हमने डिस्कशन की थी ऑफ द रिकॉर्ड कि देयर कुड बी द फूड सिक्योरिटी क्राइसिस, क्योंकि फर्टिलाइजर्स भी नहीं आ रहे अमेरिका, यूरोप में और सेंट्रल एशिया में। सो देयर कुड बी रिसेशन, देयर इज सिवियर इन्फ्लेशन, शॉर्टेज ऑफ गैस, शॉर्टेज ऑफ ऑयल, एंड दैट्स आपका पूरा एनर्जी सेक्टर बैठ जाएगा, आपका पूरा टेक्सटाइल सेक्टर बैठ जाएगा, आपकी आपका बजट, आपके अभी मई में हमारा बजट आएगा जब गवर्नमेंट ऐलान करेगी कि आपकी सैलरियां हम काट रहे हैं, पेंशन हम काट रहे हैं, आपकी स्कूल्स बंद हो जाएंगे, आपका समार्ट समार्ट लॉकडाउन लग जाएगा। तो दिस इज अ सीरियस क्राइसिस, इट्स एज सीरियस एज कोविड वाज। ये कोविड के बाद क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस रहा है लॉकडाउन वाला,
कि ऑस्टेरिटी स्कीम जो हमारे शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि बचत करें और ख्याल करें, बड़े हालात बड़े नाजुक चल रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट को ये भी बड़ी आदत होती है कि सारा बर्डन जो है वो टैक्स पेयर के ऊपर डाल देता है, गरीब टैक्स पेयर के ऊपर। एलीट तबके को तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, 400 बड़े, अगर कोई एमएनए एमपी अगर 2000 3000 रुपए पर लीटर पेट्रोल डलवाएगा तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन छोटे जो हमारे दाढ़ी वाले मजदूर हैं, उनका 200 300 रुपए लीटर के बाद तो उनका बजट खराब हो जाएगा सारा का सारा। So we are a poor country. We are a vulnerable country. We do not have economic means. We do not have anything to sell to the world. We glorify violence. We like theatrics. We are audience who are very excited, who are enjoying all the kind of conflicts and all that. But when it comes to the responsibility, when it comes to economic management, when it comes to putting your house in order, वहां पर फिर जिम्मेदारी आती है। आपका सिंध कहाँ होगा? सिंध अभी फ्लड्स हमारे रिसेंट आए थे, अभी घर बना के दिए पीपल्स पार्टी ने सिंध को, अभी वहां से लोग फ्लड से नहीं निकले। अभी गुर्बत बहुत ज्यादा है, बलूचिस्तान का क्या बनेगा, इधर फाटा का क्या बनेगा? तो पाकिस्तान इज अ पुअर कंट्री। बहुत ज्यादा रिपरकशंस आने वाले हैं और बहुत सीरियस किस्म के रिपरकशंस आएंगे। और हो सकता है कि इट विल लीड टू वायलेंस एंड क्राइम और इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो सकती है आपके पास, क्योंकि लोगों का एक एक टॉलरेंस लेवल है, उससे ज्यादा लोग ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे प्रेशर। बिल्कुल। So Sarmad, I think we are running short of time. कंक्लूड कर दो, कंक्लूड कर दो बस। तो मैं कंक्लूड इसको इस तरह करता हूँ कि दिस इज द वॉर ऑफ ग्रेटर इविल। ग्रेटर इविल कौन है? बिकॉज इस वक्त ग्रेटर इविल है अमेरिका। ग्रेटर इविल से मुराद है कि जो आपका सुपर पावर होता है उसको हासिल करने के लिए भी इविल बनना पड़ता है, उसको मेंटेन करने के लिए इविल बनना पड़ता है। पहले कोल्ड वॉर वॉर में आपके रशिया और यूएसएसआर और यूएसए थे। समहाउ आप देखेंगे कि यूएस इमर्ज्ड एज ए सुपर पावर। अब उसको मेंटेन करने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए जो है वो सारा Now, कुछ ये करना पड़ रहा है। और this world is no more a unipolar world; it's a multipolar world, backed by China and Russia. नाउ इट There चेंज्ड are multiple कंप्लीटली। stakeholders who will decide things, who will negotiate and bargain. America alone cannot bargain. नो, पर्टिकुलरली द चाइना, द वे दे इमर्ज्ड। चाइना ने अपनी पॉलिटिक्स को डिफरेंट एंगल से देखा है। दुनिया की पॉलिटिक्स को हम देख रहे थे कि भाई फॉरेन पॉलिटिकल लॉबिंग करके, कंट्री की लॉबिंग करके उनको अपना अलाय बनाया कि आप दुनिया पर रूल कर सकते हो, दुनिया की पॉलिसीज पे, ट्रेड पे रूल कर सकते हो। और अमेरिका सक्सेसफुल रहा है इस सिलसिले में। लेकिन चाइना ने जो गेम खेली, उन्होंने कहा कि आप अगर अपनी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग करते हो देन बेसिकली यू विल इमर्ज एज अ पावरफुल नेशन। तो आई थिंक चाइना हैज Thank, इमर्ज्ड और अब रशिया को ज्यादा फायदा मिला है। तो वी वी से दैट जो भी ईरान के साथ हुआ, जो उनके सुप्रीम लीडर की ऐसी नेशन हुई, दैट वाज टेरेबल, बहुत ही बुरा। और एक आप कह दें कि स्पीचलेस काम था जो कि अमेरिकन और इसराइल ने जो है वो ये किया था। बट स्टिल वी लिव इन पाकिस्तान, वी आर डिफरेंट नेशन, and we should support our brothers, Irani brothers, morally. And when at the same time we should stand with the government, जो उन्होंने करंटली पॉलिसी बनाई है कि ईरान के साथ उनको नेगोशिएशंस पे, उनको टेबल पे लाना है विथ इस अपना अमेरिका। और उनकी जो है वो इस तरीके से दे कैन ऑफर सेटलमेंट। और हमारा भी इसी किस्म का रोल होना चाहिए कि ये जंग जो है वो रीजन में खत्म हो, क्योंकि ये जंग लोगों के घर तक तबाह कर नेगोशिएशन सकती को है। भी देखना है। अगर अगर ईरान एग्री करता है, ईरान ने एग्री नहीं किया कि नेगोशिएशन की टेबल पे आएगा, इट्स टू अर्ली टू से कि पाकिस्तान मीडिएट करा रहा है और उससे खुश डिप्लोमेसी होने के चलती है, बजाय हमें देखना या चाहिए। जो डिप्लोमेसी चलती है, ईरान को भी काफी नुकसान आया है। तो ईरान इज नॉट इन द फेवरेबल, इसीलिए शायद उन्होंने एक डिमांड रखी है कि हमारे जो भी डैमेजेस हुए वो हमें कवर करने हैं। तो आप वो भी, ये भी उन्होंने डिमांड में रखा है। ये क्यों रखा है डिमांड? ये इसलिए रखा है ना कि सबसे उनको मुश्किल जो डिमांड ये है कि बेसिस छोड़कर जाए, मिडिल ईस्ट के बेसिस छोड़कर निकले वहां से, उसके लिए डेडलॉक आएगा बहुत बड़ा। हाँ, मैं तो ये भी सुन रहा था कि आई थिंक वो अच्छा ये सरमद, वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम, रनिंग आउट ऑफ टाइम। ओके तो ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। लेट्स, थैंक यू, गुड बाय।